हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब। जैसे कि आपको पता होगा कि आज जेके एसएसबी ने अपना एक एग्जाम कंडक्ट किया, तो वही पेपर का एनालिसिस में लेके आया हूं। तो इसमें मैं आपको बेस्ट सॉल्यूशन बताऊंगा फॉर मैथमेटिक्स पोर्शन। ग्रेजुएट लेवल एग्जाम था, तो अब आप फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसी लेवल का पेपर आपको मिलेगा। लेवल की अगर मैं बात करोगे इस पेपर की, तो डिफिकल्ट लेवल की कैटेगरी में इसको मैं रख सकता हूं, मान सकता हूं डिफिकल्ट पेपर। या आप अगर इसको मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल में रखोगे तब भी ठीक है, लेकिन मुझे जो लगा पेपर का लेवल स्टैंडर्ड एसएससी लेवल का था। ठीक है, इसने तारे दिखाए होंगे बच्चों को। नो डाउट कि कुछ क्वेश्चन बहुत ही इजी थे। एक क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा गलत मिला, टाइम एंड वर्क का, इंसुफिशिएंट डाटा टाइप, तो वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नहीं लिया है। और जो बाकी क्वेश्चंस है लगभग 23 क्वेश्चंस वो मैं आपको इसी में बेस्ट सॉल्यूशंस के साथ बताऊंगा कि कैसे हम उनको जल्दी कर सकते थे और कैसे हम बेसिक से बना सकते थे। बात अगर करेंगे बेसिक से या शॉर्टकट से, दोनों चीजें मैं आपको सिखाता हूं। एक एक लेक्चर मेरा देखो तो एक एक क्वेश्चन कॉपी पेस्ट आया हुआ है। कॉपी पेस्ट बोले तो टाइप वाइज मैंने कराए हुए हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस कराए हुए हैं। तो वही मेथड मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। अगर आपने मुझसे इससे पहले पढ़ा है तब आपको कॉन्फिडेंस जरूर आएगा इस पेपर को देखकर कि हाँ जी, हमने इसी तरीके से सीखा है सर से। और अगर नहीं किया है तो जेएंडके का कोई भी प्लेटफॉर्म देखो, इससे बेस्ट तरीके किसी के पास है ही नहीं। ना किसी बुक में मिलेंगे ना कहीं पे मिलेंगे। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको मेरे पास ही मिलेगा। तो मुझे इस चीज पे घमंड नहीं है, थोड़ा सा फख्र महसूस करता हूं कि आप अच्छे प्लेटफॉर्म के पास आए हो पढ़ने में, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो बाकी आप इस वीडियो को लाइक करना और मैक्सिमम शेयर भी कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं और एंड में आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है कि अगर आपको मैथ्स में अच्छा बनना है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 7 years ago मीराज एज वाज इक्वल टू हीनाज प्रेजेंट एज। 7 साल पहले मीरा की एज जो थी वो हीना की प्रेजेंट एज के बराबर थी। द सम ऑफ मीराज एज 10 years फ्रॉम नाउ एंड हीनाज एज 5 years ago वाज इतनी। व्हाट वाज रीनाज एज 12 years ago इफ रीना इज 6 years younger टू हीना। अब इंग्लिश तो आपको समझ में आती है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि हीना की अगर प्रेजेंट एज है, हीना की हीना की प्रेजेंट एज अगर मैं मान लेता हूं एक्स। ठीक है, कितनी मान लेता हूं एक्स। ठीक है, तो 7 साल पहले मीरा की एज इतनी थी जितनी हीना की प्रेजेंट में एज है। तो इसका मतलब है जो मीरा है वो कितनी है, 7 साल बड़ी है। तो उसकी एज x+7 होगी, वो हीना से 7 साल बड़ी है ना। तो अब देखो क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है। कहता है द सम ऑफ मीराज एज 10 years फ्रॉम नाउ। कहता है कि मीराज की जो एज होगी 10 साल, यहां से 10 साल, यानी कि प्रेजेंट में मीरा की एज कितनी, आप बोलोगे सर x+7, तो 10 साल बाद, 10 साल बाद। और एंड हीनाज एज 5 years ago, जो हीना की एज थी 5 साल पहले, हीना की प्रेजेंट एज है x, 5 साल पहले कितनी थी x-5। कितना, इन दोनों का सम है 94 ईयर्स। कितना, 94 ईयर्स। x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू, x और x कितना हो गया, आप बोलोगे सर 2x। 10 में से 5 गई तो 5 और 7 तो 5 हो गए 12, और 12 इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 2x विल बी 94 में से 12 गए तो 82। और x की वैल्यू 82 है ये, तो x की वैल्यू अब आपको निकल के आ गई 41। यानी कि ये क्या है, हीना की प्रेजेंट एज है 41। कहता व्हाट वाज रीनाज एज 12 years ago इफ रीना इज 6 years younger टू हीना। कहता है रीना जो है वो 6 साल कम है, रीना जो है वो 6 साल कम है, 6 साल कम है, 6 साल कम है किससे, हीना से। यानी कि रीना की प्रेजेंट एज अगर 41 है तो हीना की प्रेजेंट एज अगर 41 है तो रीना की कितनी होगी, 6 साल कम, यानी कि 35 ईयर। ये क्या है, ये है इसकी प्रेजेंट एज। ठीक है, तो कहता है इसकी एज कितनी थी 12 साल पहले, तो 12 साल पहले कितनी हुई होगी, 35 से हम 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 35 से हम 12 साल पहले, यानी कि 35 - 12 कितने हो गए, 23। यानी कि 23 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बताओ क्या मैंने आपको नहीं पढ़ाए है ऐसे क्वेश्चंस। दो क्वेश्चंस अगर आपने मुझे दिखाए ना कि मेरे पढ़ाए हुए में से नहीं है, देखो 23 क्वेश्चंस है, 23 में से अगर किसी ने मुझे दो क्वेश्चंस दिखाए ना, पढ़ाना आज से बंद, मेरा कंटेंट फिर रेडी है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए ये वाला क्वेश्चन। कहते हैं द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन बोर्न एट द इंटरवल्स ऑफ 3 years ईच इज 50 years। व्हाट इज द एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड। कहता 5 साल, 5 बच्चे हैं, 3-3 साल का उनकी एज का अंतर है, एज डिफरेंस 3 साल का है। तो सम जब करेंगे उनकी एज का 50 years मिलता है। तो सबसे छोटा वाला बच्चा जो है तो उसकी एज कितनी है। तो इसके दो तरीके हैं, वे वन है ऑप्शनल अप्रोच, ए वे वन एक तरीका है इसका ऑप्शन से। ठीक है, ऑप्शन से ऑप्शन पुट करेंगे, अगर सबसे छोटा वाला
4 साल का है, तो उससे नेक्स्ट जो होगा बड़ा वाला 7 साल का होगा, नेक्स्ट 10 साल का होगा, फिर 13 साल का होगा, फिर 17 साल 16 साल का होगा। ठीक है, ऐसे मैंने क्यों किया, क्योंकि सम मुझे 50 मिल रहा है। ठीक है, 50 मुझे सम यहाँ पे मिल रहा है। आप अगर इनकी एज उसको जोड़ोगे, 3-3 साल का एज गैप है ना, 3 साल का एज गैप है, 3-3 साल का एज गैप है, तो सम अगर जोड़ोगे तो 50 मिल जाएगा, सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन। सो देयरफॉर यंगर चाइल्ड जो होगा उसकी एज कितनी होगी, 4 साल होगी। तो इस बच्चे ने भी बेस्ट अप्रोच के साथ ये किया हुआ है। ये हो गया एक तरीका। दूसरा हो गया हम बेसिक से करेंगे, घिसे पिटे बेसिक रूल से करेंगे। बेसिक रूल क्या है, अगर यंगर चाइल्ड एक्स है तो उससे बड़ा वाला कितना होगा, वो होगा x+3। तो नेक्स्ट उससे बड़ा वाला क्या होता होगा, x+6, उससे बड़ा वाला x+9, उससे बड़ा वाला कितना होगा, x+12। तो टोटल 1 2 3 4 5 आ गए है ना। तो इनकी एज का सम टोटल कितना है, 50 ईयर्स। तो बस करेंगे 1 2 3 4 5 x 5x प्लस प्लस 12 9 हो गए 21, 21 6 हो गए 27, 27 3 कितना हो गए 30 इज इक्वल टू 50। ये है ना। तो 5x इज इक्वल टू 5x कितना आ जाएगा, ये 30 यहाँ जाके सब्ट्रैक्ट होगा और यहाँ पे रहेगा 20, और x की एज कितनी आएगी, 20/5 यानी कि 4, और x ही है हमारे पास यंगर, तो 4 साल इसका करेक्ट आंसर है। देखा, दो दो तरीके, दोनों तरीके अब आपको समझ में आ गए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। In a factory, the average salary of all employees is itni, and the average salary of 24 supervisors is itni. The salary of laborers is itni. Then the number of total employees in the factory will be. बस जो भी कह रहा है सही कह रहा है, हमें क्वेश्चन को समझ करने से, सॉल्व करने से मतलब होना चाहिए। तो कौन सा बेस्ट तरीका है, यू पूरे जम्मू कश्मीर में इस क्वेश्चन को आपको ये तरीका कोई नहीं बताएगा। मेरी वीडियो के बाद तो बताने वाले बहुत सारे आएंगे। खैर चलिए जी नेक्स्ट बताइए। देखो बेटा, मैंने आपको क्या बताया था, एलिकेशन से हम इसको कॉन्सेप्ट को यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया हमारे सुपरवाइजर, ये हो गया हमारे लेबर। सुपरवाइजर्स की एवरेज सैलरी कितनी है, आप बोलोगे सर 7200। लेबर्स की कितनी है, आप बोलोगे सर 4800। और एवरेज कितना है, आप बोलोगे सर 5600। ठीक है, तो क्या करेंगे, बड़ा माइनस छोटा एलिगेशन में यूज करते हम। इससे ये सब्ट्रैक्ट करेंगे है ना, तो 14 और 2 हो गए 1600 यहाँ पे आ जाएगा, और 56 में 100 में से 4800 उठा रही है तो 800 यहां पे आ जाएगा। तो इसका रेशियो 1:2 आ जाएगा। तो सुपरवाइजर अगर एक है नंबर में, तो लेबर कितने होंगे, 2 होंगे नंबर में। ठीक है, तो सुपरवाइजर एक है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमारे सोल्यूशन के अकॉर्डिंग, लेकिन क्वेश्चन में ही 24। तो हमें टोटल बताने, टोटल है 1 + 2 यानी कि 3, और 3 कितने होंगे 72, 3 यूनिट 72, 72 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट। The average of 6 numbers is 8 when 3 new numbers are included in such a way that the first number is twice the second and second is thrice the third. Now the average of 9 numbers becomes 12. What will be the difference of first and third among the new numbers? मेरा एवरेज का लेक्चर नंबर सेकंड एंड थर्ड देखो, आपको ये क्वेश्चन एज इट इज मिल जाएगा, ऑप्शन के साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो कहते हैं 6 नंबर्स का एवरेज है 8। ठीक है, तो और 3 नंबर्स हमने जोड़ दिए तो नंबर्स कितने हो गए 9 है ना, और उनकी एवरेज हो गई अब 12, अब हो गई उनकी एवरेज 12 यानी कि एवरेज बढ़ गया 4। ठीक, तो यही तरीका मैंने आपको बताया था, इसको इसके साथ मल्टीपल है, इसको इसके साथ मल्टीपल है। 8 दिया हो गया 24 प्लस 9 चुके हो गए 36, टोटल हो गए 60। यानी कि ये जो नए 3 आ गए ना, नए 3 नंबर्स जो आ गए उनका सम, ठीक है, 3 नंबर्स का सम, 3 नंबर्स का सम 60 है। अब देखेंगे नंबर्स किस तरीके से, ये हो गया पहला नंबर, ये हो गया सेकंड नंबर, और ये हो गया हमारा तीसरा नंबर है ना। तो ये बोलता है कि पहला दूसरे से डबल, दूसरा तीसरे से ट्रिपल है। यानी कि अगर ये 1 है तो दूसरा 3 होगा है ना, ये थ्राइस, और पहला दूसरे से ट्वाइस है यानी कि ये 6 होगा। ठीक है, तो 6 यूनिट, 3 यूनिट, 1 यूनिट कितना हो गया, टोटल हो गया 10 यूनिट। 10 यूनिट की वैल्यू 60 है। तो कहता है डिफरेंस कितना होगा, व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट नंबर है 6 यूनिट, थर्ड नंबर है 1 यूनिट, तो 5 यानी कि डिफरेंस है 5 यूनिट कितना होगा, 10 यूनिट 60 है तो 5 यूनिट 30 होगा। तो 30 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखा कितना कैलकुलेटिव, ऐसा कैलकुलेटिव क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एसएससी मेंस लेवल में आता है। चलिए ये वाला बनाओ। A person spent 20% of his monthly income on food and 65% of the remaining on rent. If amount spent on rent is rupees 1047.80, then find the amount spent on food.
तो बस करेंगे 100 यूनिट्स अगर इसकी मंथली इनकम है तो 20% ये खर्चा करता है किस पे, फूड पे, ठीक है। तो यानी कि वहां पे रहता है 80, अब रिमेनिंग 80 है तो इसका 65% ये बोलता है 65% ये खर्चा करता है रेंट पे, किस पे, रेंट पे। तो देखेंगे हम यूनिट्स में मान लेंगे इसको। तो देखो 60% हो गया 80 का 48, और फिर 5% हो गया 4, 48 से 4 हो गए 52, यानी कि 52 यूनिट्स है। 52 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है, 1047.80, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, 20 यूनिट्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। बस जो गिवन है, गिवन क्या है 1047.80, ये किसके इक्वल है, 52 यूनिट्स के इक्वल, और हमें किसकी निकालनी है, 20 यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखो भाई साहब क्या करना है, ये 2 पॉइंट के बाद दो डिजिट्स है, इनको हटाओ और दो जीरो यहाँ पे चिपका दो। तो अब आपको सॉल्व करने को मिलेगा, 0 से 0 खत्म, ये 0 से ये 0 खत्म। तो देखो अब आप इसको सॉल्व करो। देखो पहले ये 20 से 2 से ये कट जाएगा 26 टाइम्स, 26 से ये कट जाएगा 403 टाइम्स, तो 403 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। इतना इजी टुच्चे लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन कैलकुलेशन ने आपको परेशान किया होगा। चलिए जी, ये वाला बनाओ, ए बी एंड सी टुगेदर अर्न इतनी in 18 days, A and C together earn now 940 in 10 days, B and C together earn rupees 1520 in 20 days, find the daily earning of C। डेली अर्निंग हमें बतानी C की। अगर हमें डेली अर्निंग बतानी तो हम हर एक की डेली अर्निंग निकालेंगे। देखो भाई साहब, ए बी और सी ये कमाते हैं 2700 रुपए। तो कितने दिन में, 18 दिन में कमाते हैं। तो एक दिन में कितने कमाते हैं, काटेंगे इसको, ठीक है। तो हो गया 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 300/2, यानी कि 150 रुपए ये कमाते होंगे पर डे। कौन, ए बी और सी मिलकर एक दिन में 150 रुपए कमाते होंगे, ठीक है। और उसके बाद देखो ए और सी अगर ये कमाते हैं कितना, 940 रुपए। 940 रुपए ये 10 दिन में कमाते होंगे, तो एक दिन में कमाते होंगे 94 रुपीज। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। तो इसी तरीके से बी और सी ये कमाते हैं 1520 रुपए। 1520 रुपए कमाते हैं 20 दिन में, तो एक दिन में कितने कमाते होंगे, मैं बताऊंगा आपको, 76 रुपीज ही कमाते होंगे एक दिन में, ठीक है। तो हमसे अब पूछा क्या गया, सी की अर्निंग बताओ कितनी है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो मुझे A+B+2C मिल रहा है, ठीक है। तो इनके पर डे अर्निंग को भी मुझे जोड़ना पड़ेगा, वो कितना है, 94+76, 6 4 हो गया 10, एक के 10 तो 7 हो गई 17, यानी कि A+B+2C उनकी अर्निंग है, एक दिन में वो कमाते हैं इतने रुपीस, ठीक है। अब देखो A+B+2C ये कितने कमाते हैं, 170 रुपीज। और अगर मैं इससे सब्ट्रैक्ट करूंगा A+B+C ये कितना कमाते हैं, 150 रुपए एक दिन में, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, अगर जैसे मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा ना, तो गंदी नजर से देखो, ए से एक कटेगा, बी से बी कटेगा, 2C से एक सी कटेगा, यानी कि सी की अर्निंग होगी 170 में से 150 गई तो 20 रुपए। तो 20 रुपए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बताओ, इससे आसान तरीका आपको दुनिया में कौन समझा सकता है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग ए एंड बैग बी इज 6:8। ये हो गया हमारे पास ए बैग, ये हो गया हमारे पास बी बैग, और इनके बॉल्स का रेशियो है 6:8 है। इफ 6 बॉल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग बी टू ए, इससे हम यहाँ पे ट्रांसफर करते 6 बॉल्स, कितने, 6 बॉल्स हम यहाँ पर ट्रांसफर करते। तो कहता है जो बॉल्स का रेशियो है वो सेम बनता है, बॉल्स का रेशियो सेम बनेगा, दैट मीन्स 7:7 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8 यूनिट में से एक यूनिट 6 को दिया तो वो 7 बना, और खुद ये 7 रहा, वही चीज है ना, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 6 बाल्स है। तो हमें पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ बाल्स इन बैग बी इनिशियली, बैग बी में कितने थे नंबर ऑफ बाल्स। तो एक यूनिट की वैल्यू है 6 बाल, तो 8 यूनिट इनिशियली थी, तो टोटल बाल्स कितने होंगे, 48 बाल्स इनिशियली। इनिशियली कितने बाल्स होंगे, 48, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट। The ratio of P's and Q's salary is 5:7. If Q's salary is increased by 35%, his total salary becomes 52920. What is the salary of P? तो कहता है P और Q की सैलरी का रेशियो है, ये हो गया P, ये हो गया Q, इनकी सैलरी का रेशियो है 5:7। अरे 500:700 बताओ, तो कोई गलत है, आप लोग ना, क्योंकि 0 से 0 काटना है, रेशियो तो वही रहना है 5:7, लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया वो आप
देखो कहता है क्योंकि वो की सैलरी 35% से बढ़ाई गई, यानी कि 100 से बढ़ाई गई 135। तो देखो 1% हो गया 7, तो 35% कितना हो गया 7 इंटू 35, तो कितना करेगी 7 × 5 = 35, 3 केरी 7 या 21 तो 3 हो गए 24, 245, यानी कि 245 रुपए इसकी बढ़ेंगे। तो वो कितना हो जाएगा 945 यूनिट्स, ये यूनिट्स है रुपीज नहीं है। तो इतनी, तो कहता है इसकी सैलरी जब इतनी हुई यूनिट्स में तो क्वेश्चन में इतनी हो रही है, यानी कि मैं कहूंगा 945 यूनिट्स की वैल्यू है 52920, 52920। तो हमें बतानी किसकी सैलरी, पी की सैलरी, बस देयरफॉर हम करेंगे 52920 बराबर है किसके बराबर है 945, 945 के बराबर, और हमें निकालनी पी की सैलरी वो कितने 500। ठीक है, अब आपको आपके बच्चे को भी मल्टीप्लिकेशन करना आएगा। देखो 5 से ये जाएगा 100 बार, और 5 से ये जाएगा पहले 18 और फिर 9 बार। ठीक है ना, अब देखो अगेन ये 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 के 9। ठीक है, 9 पचे हो गया 45, 9 पचे कितना हो गया 45, और फिर कितना रहेगा यहाँ पे 79, 9 8 72, 9 8 72, फिर यह हम 9 8 72 और 0। अब ये 21 से चला जाएगा 28 टाइम्स, 28 इंटू 280 टाइम्स 280 इंटू करेंगे 100, दैट विल बी 28,000। 28,000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। बताइए कोई शक कोई दिक्कत। चलिए, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था और कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आसान था और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल मुश्किल ही था, आप कर ही नहीं सकते थे। अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो आप 100% कर सकते, अगर कहीं और से पढ़ा है JNK में तो कुछ नहीं कर सकते थे। चलो, a shopkeeper bought oranges at 7 for a rupee and sold them at gain of 40%, how many oranges for a rupee did he sell? 5 इसका करेक्ट आंसर है, जिसने मुझसे पढ़ा होगा आंख बंद करके टिक करेगा। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे। देखो, 1 रुपए में CP और SP हम कुछ इस तरीके से निकाल सकते थे, जो मैंने आपको ट्रिक में बताया मैथ्स में, और इसका प्रूफ मैंने पहले आपको बताया था। ठीक है, तो CP 1 रुपए में वो बेच रहा है, खरीद रहा है 7 आर्टिकल्स, और इस 1 रुपए में वो कितने आर्टिकल्स बेचेगा ताकि उसको प्रॉफिट आ जाए 40%। 40% की फ्रैक्शन क्या होती है 2/5, यानी कि यहाँ पे 5 से 7 होना चाहिए SP। तो इसका ट्रिक मैंने आपको क्या बोला है, गोली यहाँ से चला, यहाँ से। ठीक है, 1 7 तो 7 आ गया SP, तो एक को किसके साथ मल्टीप्लाई करेगी तो CP 5 आना चाहिए, बोलोगे सर 5। अब देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, कंडीशन अब आप यहाँ पे सेटिस्फाई देख रहे हो कि 1 रुपए में CP, देखो CP 1 रुपए में 7 और SP 1 रुपए में 5, तो 5 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है ना, प्रॉफिट कितना आना चाहिए, प्रॉफिट मिल रहा है यहाँ पे 40% है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा होगा मुझे पता है। चलिए देखो, a person buys books at rupees इतना for 5 and sells them इतना। ठीक है, how many books must he sell in order to earn profit? अब इतना। ठीक, तो देखो कैसे करना है। देखो भाई साहब, अगर मैं देखूंगा CP ऑफ वन बुक, एक बुक का कॉस्ट प्राइस अगर मैं देखूंगा, तो आप बोलोगे सर 300 रुपये में खरीदता है 5, तो CP आ गया ₹60, ये आ गया इसका कॉस्ट प्राइस। और SP अगर मैं बोलोगे एक बुक का SP, एक बुक का SP यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है, तो आप बोलोगे सर 740 रुपये में ये 5 ही बुक बेचता है, तो SP निकल के आ जाएगा। तो 5 14 70 और 5 8 40। तो अब देखो SP इतना है, CP इतना है। SP है 148 में बेचता है एक बुक और खरीदता है 60 रुपये में, दैट मीन्स प्रॉफिट कितना है इसको, एक बुक में प्रॉफिट कितना है। आप बोलोगे सर 8 में से 0 गया तो 8, और 14 में से 6 गए तो 8, 88 रुपीज इसको प्रॉफिट है ना। अब एक बुक पे 88 रुपीज टोटल प्रॉफिट ये इतना कमा रहा है, तो नंबर ऑफ बुक्स कितने होंगे, नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड, नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड वो कितने होंगे, वो होंगे टोटल प्रॉफिट कितना है 3520 रुपये, और कितना प्रॉफिट कमाता है एक बुक पे 88 रुपीज। बस काटेंगे, तो देखो भाई साहब 11 से पहले काटेगा, मुझे दिख रहा है 11 8 आर 88, 11 3 आर 33, 2 11 2 आर 22 एंड 0, सो 8 चुके 32 यानी कि 40 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखा, चलिए नेक्स्ट। When a shopkeeper sells an item A for rupees itna, he incurred a loss of 45%. If he sells another item B of same cost price in order to recover the loss incurred by selling A, what would be the selling price of B? बस सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, A और B इसके पास आइटम्स थे, इसके पास आइटम्स थे A और B। ठीक है, उनका CP सेम था, CP क्या था भाई सब सेम था, यानी कि कॉस्ट प्राइस सेम था, है। तो कहता है एक को ये बेचता है, एक को ये बेचता है कितना
52800, लेकिन इसमें इसको लॉस आता 45%, यानी कि इसका एसपी जो होगा, सेलिंग प्राइस जो होगा, वो होगा भाई साहब 55%, क्योंकि सीपी होता है 100%। सीपी कितना होता है? 100% होता है कि नहीं है? तो इसने लॉस लिया है 45%, तो यानी कि सीपी के 55% के बराबर इसका एसपी होगा, है। तो कहता है कि वो कितने में बेचे, वो कितने में अदर आर्टिकल बेचे, अदर अनदर आइटम, जो आइटम बी है, ताकि उसका रिकवर हो जाए लॉस। तो वो उसको बेचना पड़ेगा 145%, 145%, यानी कि यहाँ पे एसपी निकलेगा, लेकिन कितना होना चाहिए? वो 145%। तभी तो सीपी ऑफ वन आर्टिकल 100 है, सीपी ऑफ अनदर आर्टिकल 100 है, तो टोटल हो गया सीपी 200 यूनिट। अब यहाँ पे देखो 55 और 145, यहाँ पर भी हो गए 200%। ठीक है, ये परसेंट में आप मान लो हो गए 200%, क्योंकि सीपी शुड बी इक्वल टू एसपी, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में आ जाएगा। हालांकि यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस नहीं लिखा है, वो खुद हमें एज्यूम करना होता है, क्योंकि इसको लॉस रिकवर करना है, प्रॉफिट नहीं कमाना है, लॉस इसको रिकवर करना है। ठीक है, तो चलिए जी, देखते हैं क्या करना है। 55%, अब जो गिवन है हमारे पास 52800, ये बराबर है 55% के, और हमने निकालना है 145%, 145%। तो बस काटो इसको ऐसे, ठीक है। तो किससे काटेगा? देखो, 5 से ये कट जाएगा 29 टाइम्स, और 5 से कट जाएगा 11 टाइम्स, और 11 से इसको आप काट लो। यूनिट डिजिट शुड बी 9 एंड 2, 9 एंड 2 हमारे पास एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, दैट इज ऑप्शन ए। तो कितना आ जाएगा? 139,200। ये इसका करेक्ट आंसर है। अब मैंने इतना जल्दी कैसे किया, ये सोचने वाली बात है बेटा। ठीक है, ये आपको नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट कैसे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, डिजिटल सम कैसे निकाल रहा हूँ, सीखने को मिलेगा। अदरवाइज अब कैलकुलेशन का ये मसला है, वैसे भी आप निकाल सकते हो। चलिए जी, ये वाला देखो। Sachin can complete a job in 15 days. Ankit alone can complete this job in 10 days. Sachin works for 9 days and then the remaining job is completed by Ankit. How many days will it take Ankit to complete the remaining job alone? बस कुछ नहीं कहना है, कुछ नहीं करना है। कहता है सचिन किसी जॉब को कर सकता है कितने दिन में? 15 दिन में। और अंकित अगर इसी जॉब को अकेले करता तो वो उसको लगते 10 दिन। तो मैंने एलसीएम माना 30, तो ये आगे इफिशिएंसी 2, ये आगे इफिशिएंसी अंकित की 3। कहता है सचिन करता है 9 दिन तक काम, 9 दिन तक सचिन काम करता है। तो सचिन ने कितना काम किया होगा टोटल? सचिन डिड 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18, 18 यूनिट काम हो गया डन, 18 यूनिट काम डन हो गया। तो रिमेनिंग कितना रहा? रिमेनिंग रहा बे भाई साहब 30 में से 18 गई तो 12 यूनिट। अब ये किसको करने हैं? अंकित को करने हैं। अंकित की इफिशियंसी कितनी है? 3 यूनिट, 3 यूनिट। तो इसको टाइम कितना लगेगा? 4 डेज, 4 डेज। बताओ, क्या मैंने आपको ऐसे ही कॉपी पेस्ट क्वेश्चन नहीं दिखाए थे? हैं? 4 डेज इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट बनाओ ये वाला। कहता है P and Q can do a piece of work in 32 and 40 days respectively. They began to work together, put P levers after some times, and Q completed remaining work in 16 days. After how many days did P levers? बस कुछ नहीं करना है। ये हो गया P, ये हो गया P, और ये हो गया Q। P कर सकते किसी काम को 32 दिन में, Q उसी काम को कर सकते हैं 40 दिन में। दोनों का एलसीएम 160, और एलसीएम कैसे जल्दी निकालना है वो मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो देखो यहाँ इसकी इफिशियंसी 5 और इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 4। अब क्या कहता है कि पी और क्यू मिलकर काम कर रही थी, पी और क्यू मिलकर काम कर रही थी, यानी कि इनका काम कितना है? 5 से 4 हो गए 9, इनकी इफिशियंसी एक दिन का काम, और नंबर ऑफ डेज ये काम कर रहे थे पहले। लेकिन क्या होता है कि पी भाग जाता है, और क्यू अकेले जो रिमेनिंग वर्क होता है वो क्यू कर रहा है 16 डेज में, यानी कि क्यू ने काम किया होगा 16 डेज तक अकेले। ठीक है, अकेले। तो उसने कितना काम किया होगा? आप बोलोगे सर इसकी क्यू की इफिशियंसी 4 यूनिट और 16 दिन तक कर रहा है, तो इसने काम किया होगा टोटल 16 यूनिट्स। तो 16 यूनिट्स वर्क डन किया होगा अकेला, किसने? क्यू ने। ठीक है, और अकेले अगर इसने 64 यूनिट्स किए होंगे, ठीक है, तो इससे ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो दोनों ने मिलकर कितना काम किया होगा? तो 160 में से जो 64 गए तो 96 दोनों ने किया होगा। और इनकी एफिशिएंसी कितनी है एक दिन का काम? यानी कि 9 यूनिट्स, यानी कि इतना काम इन्होंने मिलकर किया होगा। तो वो कितना हो जाएगा? 32/3, है ना? 3 से मैंने काटा, 32/3। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। बताओ भाई। चलिए ये वाला बनाओ। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम टू डिफरेंट बैंक्स ऑन ₹500 फॉर 2 years इज ₹2.50। द डिफरेंस बिटवीन द रेट्स इज, है।
तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो तरीके में आपको बताऊंगा, वे वन एंड वे टू, दो अप्रोच में आपको बताऊंगा। अप्रोच नंबर वन कहते हैं प्रिंसिपल इतना था, टाइम 2 साल था, दो अलग अलग बैंक थे, और डिफरेंस मिला एसआई के कितना 2.50, 2 साल के बाद मिला, देखो 2 ईयर के बाद मिला 2.50 रुपीज का डिफरेंस। तो एक साल में कितना डिफरेंस मिला होगा 1.25, 1.25। तो रेट आपको चेक करना है ना, रेट आपको चेक करना है ना, रेट जो परसेंट होगा वो होगा, मस्ट होगा वो, मस्ट मल्टीपल ऑफ, वो मल्टीपल होना चाहिए किसका 1.25 का। तो यहां पे एक ही ऑप्शन मल्टीपल है किसका 1.2 का, वो क्या है 0.25%, इतना। ये हो गया एक तरीका है ऑप्शनल अप्रोच, स्मार्ट अप्रोच जिसको हम कहते हैं। दूसरा तरीका आप देख लो, ये दूसरा तरीका कहता है, हम मान लेंगे कि एक का रेट है एक्स और दूसरा का है वाई, एक्स एंड वाई रेट, अलग अलग बैंक्स का रेट एक्स एंड वाई है। तो एक का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा टोटल, आप बोलोगे सर प्रिंसिपल है 500 इंटू रेट हम मानेंगे एक्स, इंटू टाइम है 2 साल डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो उससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे दूसरा वाला सिंपल इंटरेस्ट जो दूसरे बैंक ने दिया। तो प्रिंसिपल उतना ही था 500 इंटू रेट है वाई, इंटू टाइम भी सेम था 2 डिवाइड बाय 100, तो इतना। तो ये किसके इक्वल है 2.5 रुपीज के इक्वल है, 2.5 दिख रहा है ना, छोटा सा मैंने लिखा है। चलिए जी, क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये कितना आ गया 2x इंटू 5 यानी कि 10x, माइनस 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2y इंटू 5 यानी कि 10y, बराबर होगा कितना रुपीज 2.50। तो मैं इसको काट सकता हूं, अब देखो 10 अगर मैं कॉमन निकालोगे तो x माइनस वाई कितना होगा रुपीज 2.50, 2.50 यहाँ पे ये पॉइंट है। तो x माइनस वाई कितना होगा, x माइनस वाई यानी कि रेट, ठीक है। तो वो कितना होगा, आप बोलोगे सर 1/4, 1/4 यानी कि वो कितना होगा, डिफरेंस बिटवीन देयर रेट्स 1/4 यानी कि 0.25%। समझ में आया ना कैसे, ये डाई है 2.5, डाई को 4 टाइम्स करेगी तो 10 आ जाएगा, ये है 2.5 डिवाइडेड बाई 10, वो 1/4 टाइम्स कट जाएगा। समझ में आया कुछ, तो 0.25% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑप्शन सी। ये हो गया बेस, ये हो गया लेजेंड। चलिए जी, A sum of money triples itself in 12 years, find the rate percent per annum। सिंपल इंटरेस्ट में एज इट्स मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ये क्वेश्चन। तो देखो कहता है ट्रिपल ये होता है 12 ईयर्स में, 12 ईयर्स में ट्रिपल होता है। देखो अगर ये 100 था तो ये 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो कितने साल में 12 ईयर्स में, 12 ईयर्स में। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्ट अगर मैं देखोगे कितना लग रहा है 12 ईयर्स में, आप बोलोगे सर इंटरेस्ट लग रहा है 12 ईयर्स में 200, है ना। ये हो गया प्रिंसिपल, दिस इज अमाउंट, ठीक है, 200 इंटरेस्ट लग रहा है। तो एक साल में कितना लगा होगा, एक साल का इंटरेस्ट कितना होगा। तो आप बोलोगे सर ये 12 ईयर्स में 200 है, तो एक साल इंटरेस्ट इन 1 ईयर, इंटरेस्ट 1 ईयर, एक साल का इंटरेस्ट इतना ही आपको लिखना होता है। तो वो हो गया 200/12, 200/12, ठीक है, इतना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 200/12 इंटरेस्ट लग रहा है, किस पे लग रहा है 100 पे, 100 पे लग रहा है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो इंटू करेगी 100, इंटू करेगी 100, बस हो गया, है ना। हुआ कि नहीं हुआ, हाँ जी हो गया। तो 100 से 100 कट जाएगा, तो कितना रहा 200/12, 200/12, 200/12 को काटो, तो कैसे कटेगा, 4 से काटो इसको, जरा काटो, 4×5 = 20 और 0, तो 4×3 = 12, 50/3, 50/3 हो गया 16.66%। तो ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। देखा कैसे करना होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकालते हैं, पर ईयर के हिसाब से निकालते हैं। यहाँ इंटरेस्ट है 12 साल में इतना, तो एक साल में जो इंटरेस्ट होगा वही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। चलिए जी, ये वाला बताओ, इफ a sum when placed at compound interest grows 6400 in 2 years to rupees 8000 in 3 years, find the rate percent per annum। बस कुछ नहीं करना है। देखो बेटा, ये हो गया हमारे पास प्रिंसिपल यानी कि जिसको हम कहते हैं सम, ठीक है। ये 2 साल में हो रहा है कितना 6400, ठीक है, और 3 साल में हो रहा है, यानी कि यहां से 1 साल है, 3 साल में हो रहा है 8000। देखो यहां से 3 साल,
यहां से 2 साल, ये 2 साल में, ये 3 साल में, यानी कि यहां से देखो, देखो प्रिंसिपल है कुछ, 2 साल बाद ये अमाउंट होता है, तीसरे साल ये इसका प्रिंसिपल बनेगा ना, और ये इसका कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने निकालना है। ये 1 साल है तो बस कुछ नहीं करना है। इंटरेस्ट कितना चढ़ा, 1600 रुपए, किस पर, इस पर। ठीक है, तो रेट आपको निकालना है, रेट परसेंट निकालना है, सिंपल सा है। 1600 रुपये इंटरेस्ट लग रहा है किस पे, 6400 पे, इंटू करेंगे 100, ये हो गया 1/4 ऑफ 100 मीनस 25%। 25% इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। देखा, इजली टुच्चे लेवल का क्वेश्चन था। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू 1030 सो दैट द स्क्वायर रूट ऑफ द सम इज नेचुरल नंबर। हाँ, देखो बेटा, कहता है हमारे पास 1030 है, रेड पेन में यूज करोगा, सॉरी फॉर दैट, 1 मिनट में यहाँ पे ब्लैक लाओगा, बात ही खत्म हो जाएगी। 1030 हमारे पास है, 1030, 1030 के साथ हम कौन सा नंबर ऐड करेंगे, कौन सा नंबर हम ऐड करेंगे, देखो हम 69 कर सकते हैं, इसी तरीके से 1030 के साथ हम 39 कर सकते हैं, इसी तरीके से 1030 के साथ हम ऐड कर सकते हैं 6, इसी तरीके से 1030 के साथ हम ऐड कर सकते हैं 59। ठीक है, फिलहाल हम ऐड करेंगे, ठीक है, फिलहाल हम ऐड करेंगे। देखो यहाँ हो गया 9, 6 हो गया 9, और यहाँ पे हो गया 10 एज इट इज। यहाँ पे देखो 9, 3 हो गया 6, और 10 एज इट इज। यहाँ पे देखो 6, 3 और 10 एज इट इज। यहाँ पे देखो ऐड करके 9, 5, 3, 8 और 10 एज। फिर देखो कहता सो दैट द स्क्वायर रूट ऑफ द सम, इन सम का स्क्वायर रूट, इनके सम का स्क्वायर रूट क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। ठीक है, सम का स्क्वायर रूट एक नेचुरल नंबर होना। बताओ भाई साहब, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट बताइए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो आप अगर इस चीज को आराम से देखोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर है, यही आपका परफेक्ट स्क्वायर है, बस सिर्फ और सिर्फ यही आपका परफेक्ट स्क्वायर है। तो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 33 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो मिलता है हमारे पास 1089। तो यही और यही हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर, और हमने इस नंबर के साथ कितना जोड़ा, 59, तो 59 यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ओके, चलिए जी, अगर डिजिटल सम का परफेक्ट स्क्वायर मिलता तब हम 39 करते ऐड, लेकिन डिजिटल सम नहीं है, डिजिट्स का सम नहीं करना है, हमें सिंपली इस नंबर के साथ दूसरा नंबर जोड़ना है ताकि वो एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर बने। ठीक है, तो नेचुरल नंबर 33 है, ठीक है, तो उसका स्क्वायर 1089 होता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है 2 टाइम्स एन नंबर एडेड टू स्क्वायर ऑफ दैट नंबर गिव्स 3, what could be the possible answers for this number। देखो मैं लेट करूंगा, सपोज सिंपल सा क्वेश्चन है, लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स, कहता है दो, तो 2 टाइम्स अगर हम उसके नंबर के स्क्वायर के साथ जोड़ेंगे, यानी कि नंबर का स्क्वायर, अगर नंबर एक्स है तो इसका स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर, और कहता है इसका डबल अगर हम जोड़ेंगे, 2 टाइम्स ए नंबर एडेड टू द स्क्वायर, यानी कि इस नंबर का 2 टाइम्स वो होगा 2x, अगर हम जोड़ेंगे इनको ऐड करेंगे तो वो मिले, वो हमें देता है 3, वो हमें देता है 3। कहता व्हाट कुड बी द पॉसिबल आंसर फॉर दिस नंबर, तो पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है, यानी कि x की वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू हमने निकालनी है। तो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, क्या बन रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर एज इट प्लस करेगी 3x माइनस करेगी x माइनस करेगी 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो अब आप x की वैल्यू यहां पे देख सकते हो कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, x इज इक्वल टू 1 या -3, x की वैल्यू 1 एंड -3 आ जाएगी। शॉर्टकट से मैं कर रहा हूं, अब आप सॉल्व इसको खुद कर लेना, 1 और -3, क्योंकि ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये -1 है तो +1 हो गया, है ना। तो बस बाकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 1 और -3, 1 और -3, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, राइट। चलिए जी, ये वाला बनाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस लाइज बिटवीन 3/7 एंड 8/9। ये है हमारे पास 3/7 और ये है हमारे पास 8/9, 8/9, कहता है बीच में कौन सी फ्रैक्शन आ जाएगी। अगर हम इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू करेंगे, 3/7, 30/7 आप सोच लो, 30/7, 7 चुका 28, 7 पॉइंट समथिंग, यानी कि 0.4, 0.4 प्लस होगा, 0.4 से ज्यादा, 0.4 से ज्यादा ये वैल्यू हमें दे रही है। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, अगर ये 8/9 है ना,
तो ये 1 से थोड़ा सा कम देगा। या अगर 8/9 करेंगे, इसको 0 चिपका देंगे, 9 9 81, यानी कि 0.9 के करीब, यानी कि लगभग 0.9 के करीब दे रहा है, लगभग 0.9 के करीब दे रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये जो बीच वाला नंबर होगा, तो जो फ्रैक्शन हम मुझे इस और इसके बीच में वैल्यू देगी वही आंसर होगी। देखो 2/5 ये मुझे एग्जैक्ट 0.4 दे रहा है, यानी कि ये छोटी है, इससे तो हट गया है। 2/3 ये जो फ्रैक्शन है ये मुझे देगी, ये जो फ्रैक्शन है ये मुझे देगी 0.66 ये मुझे वैल्यू देगी, और ये मुझे वैल्यू देगी 0.33, 1/3 कितना देगी 0.33, और 5/3 ये कितना देगा, ये देगा 0.3 समथिंग, 0.3 समथिंग समथिंग। ठीक है, तो एक ही वैल्यू आती है, कौन सी, 0.66 वैल्यू इस बीच, इन दो नंबर्स के बीच में आती है। तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन क्या है, 2/3, 2/3। तो आंसर किसको टिक करोगे, इसको। देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए जी नेक्स्ट बनाओ, ये वाला बनाओ। कहता है शीतल राइड्स अ बाइक एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेस हर डेस्टिनेशन इन 5 आवर्स। ठीक है, तो कहता है शीतल राइड करती है बाइक, इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, और 5 घंटे में वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती है। कितने, 5 घंटे में। तो डिस्टेंस कितनी होगी भाई साहब, डिस्टेंस कितनी होगी, इस डेस्टिनेशन की डिस्टेंस कितनी होगी, 40 घंटे पर आवर इसकी स्पीड है, 5 घंटा टाइम लग जाता है। 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड, 5 घंटे टाइम, दैट मीन्स डिस्टेंस इज 40 इंटू 5, दैट इज 200 किलोमीटर। ये हो गई भाई साहब डिस्टेंस है। तो इसी तरीके से दूसरा है हिमलता कवर्स द सेम डिस्टेंस इन 4 आवर्स। सेम डिस्टेंस ये 4 आवर्स में कवर करती है, यानी कि इसकी स्पीड होगी 4 इंटू 50, इसकी स्पीड होगी 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो तभी तो 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगी, है ना। तो कहता है इफ शीतल इंक्रीजेस हर एवरेज स्पीड बाय 10 किलोमीटर। ठीक, तो ये क्या है, ये है हमारे पास शीतल, शीतल, और ये है हमारे पास हिमलता, हिमलता। ठीक है, हेमामालिनी रखो नाम इसका। कहते हैं शीतल अब इंक्रीज कर रही है एवरेज स्पीड 10 किलोमीटर, पहली थी 40, अब कितनी है, अब शीतल की एवरेज स्पीड हो जाएगी 50, कितनी, 50 है। और और क्या कहता है, क्या कहता है, हेमलता इंक्रीजेस हर एवरेज स्पीड बाय 10 किलोमीटर। हेमलता की एवरेज स्पीड थी 50, तो अब कितनी होगी, अब होगी 60 किलोमीटर। ये होगी इनकी एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। कहता है व्हाट वुड बी द डिफरेंस इन देयर टाइम टू रीच डेस्टिनेशन। तो इसको टाइम कितना लग जाएगा, इसको कितना टाइम लग जाएगा, इसको कितना टाइम लग जाएगा, वो हम अब निकाल सकते हैं। शीतल को लग जाएगी, देखो 200 किलोमीटर वो कवर करेगी 50 की स्पीड से, तो टाइम कितना लग जाएगा, आप बोलोगे सर 4 आवर्स, 4 आवर्स। इसी तरीके से हिमलता वो 200 किलोमीटर ट्रैवल करेगी, कंप्लीट करेगी, इसकी एवरेज स्पीड कितनी है, 60। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इसका टाइम कितना आ जाएगा, 6 या 18, 3 घंटे, और 2/3, 2/3, 2/3 यानी कि 1/3, 1/3 आवर्स। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 2/3 आवर्स। 2/3 आवर्स का मतलब कितना होता है, 40 मिनट। देखो 3 यूनिट 60 मिनट, तो 2 यूनिट 40 मिनट, 40 मिनट, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक। A man goes to Mumbai from Pune at a speed of 4 km per hour and returns to Pune at speed of 6 km per hour. What is his average speed of entire journey? तो डायरेक्ट टिक करूंगा मैं, ये वाला आप करिए इसको। तो अब आपको ये नहीं करना है एग्जाम में कि आप देखोगे पुणे से मुंबई तक कितनी डिस्टेंस है ना, आपको फीता लेकर नहीं नापना है, जस्ट आपको डिस्टेंस मानना है। ठीक है, तो इनकी स्पीड देकर है 4 किलोमीटर पर आवर एंड 6 किलोमीटर पर आवर। तो मैं डिस्टेंस को मान लेता हूँ 486 का एलसीएम, लेट डिस्टेंस इज इक्वल टू 24 किलोमीटर। क्यों, यह है एलसीएम भाई साहब, यह है एलसीएम किसका, 4 और 6 का, 4 और 6 का एलसीएम है ना। तो अब क्या है, स्पीड हम निकालते हैं कैसे, टाइम हम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसी तरीके से हम एवरेज स्पीड निकालेंगे, एवरेज स्पीड किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस। देखो भाई साहब, अगर डिस्टेंस 24 है, अगर डिस्टेंस 24 है, तो मैन गोस इसकी स्पीड 4 है, तो टाइम कितना लगा होगा, 3 आवर्स।
3 आवर्स। और दूसरा डिस्टेंस कर रहा है कितना 24, और टाइम ले रहा है कितने 6 घंटे। 6 घंटे 6 किलोमीटर उसकी स्पीड है, तो टाइम कितना लगा होगा 4 आवर्स। 4 आवर्स लगा होगा कि नहीं लगा होगा? आप बोलोगे सर हाँ जी, आप बोलोगे सर हाँ जी, इतना तो कंफर्म है ना? आप बोलोगे हाँ जी। ठीक, तो एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस आने और जाने में, टोटल डिस्टेंस आने और जाने में इसको कितना टाइम लगा, कितना डिस्टेंस किया होगा, 24 तो 24 हो गए 48, डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना लगा, 3 तो 4 हो गए 7। ठीक है, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी, एवरेज स्पीड कितनी होगी? 1 मिनट, तो क्या हो गया कुछ ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, समझ आ गया। आप ऐसी गलती नहीं करने ना, एस एलसीएम यहाँ पे 12 आ जाएगा। 12, 4 और 6 की स्पीड से अगर ये भाग रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा 12/4, दैट इज 3 आवर, यहाँ पे टाइम लग जाएगा। और यहाँ पे लग जाएगी 12/6, यानी कि 2 आवर्स, इसको यहाँ पे टाइम लग जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस डबल है ना आने और जाने में, 12 किलोमीटर यहाँ से, 12 वहां से, तो टोटल हो गई 24 किलोमीटर। और टाइम कितना लगा, 3 तो 2 हो गई 5। ठीक, तो कितना टाइम लगा होगा, 5 चुके 20 और 5 8 40, तो एवरेज स्पीड 4.8 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए, बस इस तरीके से आपने देखा कि सारे के सारे क्वेश्चंस हमने लिए हैं, और सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं 100% एक्यूरेसी के साथ और 100% इजी सॉल्यूशंस के साथ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर मुझसे कंप्लीट पढ़ना चाहते हो किसी भी अपकमिंग या ऑनगोइंग एग्जाम्स के लिए, तो उसके लिए आप ये वाली एप्लीकेशन पैराडाइज एकेडमी डाउनलोड करो और कोर्सेज में इनरोल कर सकते हो। बाकी एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नहीं लिया क्योंकि मुझे उसका डाटा लगा इनसुफिशिएंट, वो है टाइम एंड वर्क पर बेसिस। ठीक है, तो अगर आपको उसका सोल्यूशन चाहिए तो डाउट ग्रुप में उसको पोस्ट कर लेना, मैं सोल्यूशन आपको डालूंगा एज इट इज, एक्चुअल क्वेश्चन क्या होना चाहिए था वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बाकी मिलते हैं अब हम नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, और मेहनत करते रहिए।